हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास NMDS की स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, हम सभी टीचर यहाँ आकर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी नैतिक फर्ज है, जिम्मेदारी भी बनती है कि आप घर पर हमारे साथ साथ मेहनत करें। कोरोना महामारी के कारण विद्यालयों में जो शिक्षा प्रक्रिया है वो अवरुद्ध है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे विद्यालय में ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया जा रहा है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के सारे चरणों को एक्सप्लेन कर दिया है। मूत्र निर्माण की मतलब क्या है? सबसे पहले ये बात आती है कि लीवर सेल्स में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। यह यूरिया रक्त के साथ मिल जाता है और इसको यकृत शिरा द्वारा पश्चिमाश्रा में छोड़ दिया जाता है। तो रक्त से यूरिया को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम मूत्र निर्माण कहते हैं। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में निम्नलिखित चरण थे, जिसमें सबसे पहला था अल्ट्राफिल्ट्रेशन अर्थात परानिस्यंदन। कि केशिका गुच्छ में उपस्थित जो रक्त है उस रक्त से उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थों को छानकर बौमन संकुल गुहा में एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम परानिस्यंदन कहते हैं। और केशिका गुच्छ से जो छना हुआ पार्ट होता है उसे हम निस्यंद कहते हैं। इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन में शुद्ध प्रभावी दाब के कारण, जिसका मान 20 mm प्रति Hg था, उस दाब के माध्यम से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो छनकर बौमन संकुल की गुहा में आते रहते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट था इसका चयनात्मक पुनः अवशोषण। तो नेफ्रॉन के द्वारा रक्त में से लाभदायक पदार्थों को अवशोषित करके पुनः रक्त में छोड़ने की क्रिया चयनात्मक पुनः अवशोषण कहलाती है। चयनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से छांट कर जो लाभदायक होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, इन्हें आगे की ओर भेज दिया जाता है। इसके बाद जो चरण था वो था समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। जो निस्यंद है उस निस्यंद में 60 से 80% जो भाग है उसका पुनः अवशोषण कर दिया जाता है। यह जो अवशोषण की क्रिया है यह रक्त में उन पदार्थों की सांद्रता के अनुरूप होती है। यानी कि दहली मान कहते हैं जिसका दहली मान उच्च होता है उसका अवशोषण भी सबसे ज्यादा होता है, जिसका दहली मान कम होता है उसका अवशोषण भी कम होता है। और जो अदहली पदार्थ हैं उनका पुनः अवशोषण नहीं किया जाता है। इसके अगला जो टॉपिक था वो था आपका हेले के रूप में पुनः अवशोषण। नेफ्रॉन का जो ये भाग है, हेले का जो लूप है, इसमें पुनः अवशोषण की जो क्षमता है वो बहुत कम मात्रा में की जाती है। हेले के लूप के विभिन्न भागों के माध्यम से पुनः अवशोषण की क्रिया निम्न प्रकार से की जाती है। हेले के रूप में दो भुजाएं होती हैं बेटा, एक अवरोही भुजा, एक आरोही भुजा। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो 60 से 80% भाग का पुनः अवशोषण किया जा रहा था, उस निस्यंद से 30 से 35% भाग का पुनः अवशोषण PCT में अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका में नहीं हो पाता है, जो कि अवरोही भुजा में पहुंच जाता है। अवरोही भुजा के अंदर रक्त, प्लाज्मा और निस्यंद तीनों की जो परासरणता है वो समान होती है।
जिसे हम संपरासणता कहते हैं। यह उस निश्चंद में जो आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, इन आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। अवरोही भुजा की भित्ति यानी कि पतली होती है, जो यानी कि जल के लिए तो अधिक पारगम्य होती है, जबकि अन्य आयनों के लिए यह कम पारगम्य होती है। यहां से इसमें से जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद आरोही भुजा में, यहां से निश्चल आरोही भुजा में पहुंच जाता है। आरोही भुजा की जो भित्ति है वो मोटी होती है, जो कि यानी कि जल के लिए तो अपारगम्य होती है, जबकि आयन जो हैं उन आयनों के लिए यह यानी कि पारगम्य होती है। या आयनों का जो अवशोषण है वो सक्रिय अवशोषण के रूप में सामान्य मिश्रण विधि के द्वारा अवशोषण करके उसे वापस रक्त में छोड़ दिया जाता है। यहां से निश्चल दूरस्थ पुनर्लित नलिका में पहुंच जाता है, जहां निश्चल में से 19% जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इसके अलावा आयनों का भी अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद संग्रह नलिका में, यानी कि दूरस्थ पुनर्लित नलिका से जो निश्चल है वो संग्रह यानी नलिका में पहुंच जाता है। संग्रह नलिका में जल का पुनः अवशोषण किया जाता है, क्योंकि संग्रह नलिका की जो अग्रभुजा है वो जल के लिए पारगम्य होती है। लास्ट का तीसरा पॉइंट आ जाएगा। पहला था आपका परानिस्यंदन, दूसरा था चयनात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरा है सीक्रेशन तथा स्रवण। रक्त में कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे वर्णक है, ड्रग्स हैं, कुछ यूरिक एसिड हैं, जो कि ग्लोमेरुलस द्वारा छन नहीं पाते हैं। इन सभी उत्सर्जी पदार्थों को नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं के द्वारा, जैसे दूरस्थ पुनर्लित नलिका है, हेले का रूप है, दूरस्थ पुनर्लित नलिका है, इन सब के माध्यम से इनको नेफ्रॉन की गुहा में छोड़ दिया जाता है। इसलिए इसे नलिकीय स्रावण का रूप कहते हैं, नलिकीय स्रावण कहते हैं। मनुष्य के अंदर प्रतिदिन 180 लीटर निश्चल का निर्माण होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यही कारण है कि मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक मैंने आपको यह समझा दिया था। हमारा कौन चल रहा था बेटा? हेले के रूप में पुनः अवशोषण। हेले के रूप में, हेले के रूप में पुनः अवशोषण। हेडिंग डालकर आपको ये लिखना है, क्यों मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपको, यानी कि फटाफट से इसको लिखकर अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। तो हेले के रूप में पुनः अवशोषण, इसको हेडिंग डालकर लिखिए आप। नेफ्रॉन के इस भाग में बेटा लिखिए, नेफ्रॉन के इस भाग में निश्चल का पुनः अवशोषण, नेफ्रॉन के इस भाग में निश्चल का पुनः अवशोषण अत्यंत कम मात्रा में होता है। नेफ्रॉन के इस भाग में निश्चल का पुनः अवशोषण अत्यंत कम मात्रा में होता है। हेले के रूप के विभिन्न भागों में, हेले के लूप के विभिन्न भागों में अवशोषण की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। हेले के विभिन्न भागों में अवशोषण की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। इसमें नंबर 1 हेडिंग लिखना बेटा, अवरोही भुजा में पुनः अवशोषण। अवरोही भुजा में पुनः अवशोषण। देखिए बेटा, इसको फटाफट से हेड डाल के लिख लीजिए, अवरोही भुजा में पुनः अवशोषण। निश्चल का
लगभग 30 से 35% भाग निश्चंद का लगभग 30 से 35% भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित नहीं हो पाता है। निश्चंद का लगभग 30 से 35% भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित नहीं हो पाता है, जो कि अवरोही भुजा में पहुंच जाता है, जो कि अवरोही भुजा में पहुंच जाता है। अवरोही भुजा में रक्त प्लाज्मा और निश्चंद की परासरणता समान होती है। अवरोही भुजा में रक्त, प्लाज्मा और निश्चंद की परासरणता समान होती है, जिसे संप्रासरणता कहते हैं, जिसे संप्रासरणता कहते हैं, जिसे संप्रासरणता कहते हैं, जो कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन आदि की उपस्थिति के कारण होती है, जो कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन तथा क्लोराइड आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, अवरोही भुजा की भित्ति पतली होती है। नेक्स्ट लाइन से डैश करके लिखेंगे आप, अवरोही भुजा की भित्ति पतली होती है, जो कि जल के लिए अधिक पारगम्य तथा यूरिया, सोडियम एवं अन्य आयनों के लिए कम पारगम्य होती है। अवरोही भुजा की जो भित्ति है वह पतली होती है, जो कि जल के लिए अधिक पारगम्य तथा यूरिया, सोडियम आयन तथा अन्य आयनों के लिए कम पारगम्य होती है। अतः अवरोही भुजा में निश्चंद का माध्यम अति परासारी होता है। अतः अवरोही भुजा में निश्चंद का माध्यम अति परासारी होता है। सेकंड हेडिंग लिखो बेटा, आरोही भुजा में अवशोषण। सेकंड हेडिंग लिखो, आरोही भुजा में अवशोषण। ठीक है बेटा, ध्यान से कम पहुंच जाएगा वे। आरोही भुजा में क्या निश्चित लिखिए इसमें, अवरोही भुजा से निश्चंद गति करके, अवरोही भुजा से निश्चंद गति करके आरोही भुजा में पहुंचता है। आरोही भुजा में पहुंचता है। आरोही भुजा की भित्ति अपारगम्य किसके लिए? जल के लिए। आरोही भुजा की भित्ति जल के लिए अपारगम्य तथा सोडियम व क्लोराइड आयनों के लिए पारगम्य होती है। इस भुजा में निश्चंद का माध्यम संपरासरणी होता है। इस भुजा में निश्चंद का माध्यम संपरासरणी होता है।
नेक्स्ट लाइन से बेटा डैश करके लिखना आप। आरोही भुजा के मोटे खंड की, आरोही भुजा के मोटे खंड की भित्ति जल यूरिया एवं अन्य विषैले पदार्थों के लिए अपारगम्य होती है। डैश करके लिखेंगे बेटा नेक्स्ट लाइन से। इस भित्ति में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एवं क्लोराइड आयन सक्रिय अवशोषण द्वारा निश्चल से वृक्क के मेडुला भाग के ऊतक द्रव्य में पहुंचकर सामान्य विसरण की क्रिया के द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। अब निश्चंद का माध्यम अल्प परासारी होता है। इसके बाद में हेडिंग लिखो बेटा DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका में उन्हें अवशोषण। हेडिंग लिखिए बेटा अगला, दूरस्थ कुंडलित नलिका में उन्हें अवशोषण। दूरस्थ कुंडलित नलिका में उन्हें अवशोषण। देखो बेटा, दोनों भुजाओं से जो निश्चल है वह गति करके दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंच जाता है। इसमें लिखेंगे बेटा इस भाग में लगभग जल का 19% भाग अवशोषित होता है। इस भाग में लगभग जल का 19% भाग अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन आदि इस नलिका के द्वारा उन्हें अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस भाग में लगभग जल का 19% भाग अवशोषित होता है। इसके अलावा सोडियम, क्लोराइड आयन इस नलिका के द्वारा उन्हें अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद हेडिंग लिखो बेटा आप, संग्रह नलिका में पुनः अवशोषण। नेक्स्ट हेडिंग, संग्रह नलिका में पुनः अवशोषण। इधर ध्यान दीजिए बेटा, सीधा आपके जो डायग्राम है उसमें पहुंच जाइए। दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो अवशोषण हो गया, यहाँ से निश्चल कहाँ चला जाएगा, संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका में जब निश्चल पहुंच जाएगा तो इसमें से जल का पुनः अवशोषण कर
दिया जाता है, क्योंकि संग्रह नल का जो अग्रभुजा है यह अग्रभुजा जल के लिए पारगम्य होती है। देख लीजिए बेटा अब इसमें संग्रह नल का के द्वारा हेडिंग लिखिए बेटा, इसमें फिर लिखिए संग्रह नलिका के द्वारा निश्चल से, संग्रह नलिका के द्वारा निश्चल से जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। संग्रह नलिका में निश्चल का माध्यम अति परासारी होता है, अति परासारी हो जाता है। संग्रह नलिका के अग्रभाग की भित्ति, संग्रह नलिका के अग्रभाग की भित्ति जल के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए पारगम्य होती है। संग्रह नलिका के अग्रभाग की भित्ति जल के लिए पारगम्य होती है। नेक्स्ट लाइन से देखो बेटा, इसमें आप तीसरा पॉइंट, पहला था परानिष्करण, दूसरा था चयनात्मक पोषण, और अब तीसरा जो पॉइंट है वो है सीक्रेशन अर्थात श्रवण। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा इसका श्रवण। अब श्रवण में बेटा हेडिंग डाल के लिखिए, रक्त में कुछ हानिकारक रक्त से, लिखो बेटा इसको, रक्त से कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जैसे उत्सर्जी पदार्थ जैसे रक्त से कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जैसे वर्णक, ड्रग्स और कुछ यूरिक अम्ल रक्त से कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जैसे वर्णक, ड्रग्स तथा कुछ यूरिक अम्ल आदि ग्लोमेरुलस द्वारा क्षण नहीं पाते हैं, क्षण नहीं पाते हैं। हेनले के रूप, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे बेटा, हेनले के रूप DCT समीपस्फुलित नलिका, DTC दूरस्फुलित नलिका की उपकलाएं कोशिकाएं की उपकला कोशिकाएं इन उत्सर्जी पदार्थों को सक्रिय परिवहन द्वारा नेफ्रॉन की गुहा में मुक्त कर दिए जाते हैं, गुहा में मुक्त करती हैं। यह क्रिया नलकीय श्रावण कहलाती है।
यह क्रिया नलिकीय श्रवण कहलाती है। नलिकीय श्रवण कहलाती है। रक्त से कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जैसे ड्रग्स, वर्णक और कुछ यूरिक अम्ल आदि ग्लोमेरुलस द्वारा क्षरण नहीं पाते हैं। फैलने के रूप समीपस्थ पुंडरीक नलिका, दूरस्थ पुंडरीक नलिका, इनकी उपकलाएं कोशिकाएं इन अपशिष्ट पदार्थों को सक्रिय परिवहन द्वारा नेफ्रॉन की गुहा में मुक्त करती हैं। यह क्रिया नलिकीय श्रवण कहलाती है। स्टार बना के लिख दीजिए बेटा। स्टार बना के लिख दीजिए। इसके बाद मानव में स्टार बना के लिख दीजिए। मानव में स्टार बना के लिखिए बेटा। मानव में प्रतिदिन, मानव में प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद की मात्रा, निस्यंद की मात्रा लगभग 180 लीटर होती है। मानव में प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद की मात्रा लगभग 180 लीटर है, जिसके अधिकांश भाग का उन्हें अवशोषण कर लिया जाता है। उन्हें अवशोषण कर लिया जाता है। यही कारण है कि मनुष्य द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। मानव में प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद की मात्रा लगभग 180 लीटर होती है, जिसके अधिकांश भाग का उन्हें अवशोषण कर लिया जाता है। यही कारण है कि मनुष्य के द्वारा प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। यह लिखने के बाद इस डायग्राम को बना लीजिए। आप फटाफट से बनाइए इस डायग्राम, इससे अगला टॉपिक चलेगा। डायग्राम बना लीजिए बेटा, जल्दी से बनाओ फटाफट।
देखो बेटा, डायग्राम बनाने के लिए आप किताब का भी यूज करें। आप किताब खरीदकर घर पर उसका अध्ययन भी करें, डीपली से अध्ययन करें, ताकि जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हल आप निकाल सकें। देखो बेटा, चित्र बन गया आपका। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी और यानी कि सरल टॉपिक है। जैसे मानव के अन्य उत्सर्जी अंग, मानव के, मनुष्य के अन्य उत्सर्जी अंग, यानी कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से उत्सर्जी अंग, किसके अलावा, वृक्कों के अलावा, नेफ्रॉन के अलावा और कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। देखो बेटा, 21वें चैप्टर में जो अध्यावरणीय तंत्र था उसमें हमने स्किन के बारे में अध्ययन किया था कि त्वचा, और त्वचा में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें एक था बेटा आपकी श्वेत ग्रंथि। तो मानव का अन्य उत्सर्जी जो अंग है उसमें पहला अंग है आपका त्वचा, कि मानव की जो त्वचा है, जो स्किन है, वह एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जो त्वचा होती है उसके अंदर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा? श्वेत ग्रंथियां। ये जो श्वेत ग्रंथि हैं, जो पसीने की ग्रंथि हैं, ये पसीने का स्रावण करती है। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर जो अतिरिक्त जल है उसका भी उत्सर्जन करती है। इसके अलावा नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका भी त्वचा के जो श्वेत ग्रंथि हैं इनके द्वारा इनका अवशोषण कर दिया जाता है, अवशोषण उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो त्वचा है बेटा, श्वेत ग्रंथियां हैं जो कि पसीने का स्रावण करती है। पसीना भी क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। बॉडी में जो अतिरिक्त जो यानी कि जल की मात्रा है उसका भी उत्सर्जन करती है, और नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका भी उत्सर्जन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य की त्वचा है वो भी एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है। दूसरा अंग है बेटा इसका फेफड़े। देखो बेटा, हमने जब श्वसन क्रिया के बारे में अध्ययन किया था तो बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन, अंतः श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन है उसके फलस्वरूप CO2 गैस का निर्माण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है और CO2 गैस का निर्माण होता है। इस CO2 गैस को सिराओं के माध्यम से हृदय में भेज दिया जाता है और हृदय से इसे फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस में भेज दिया जाता है, और फेफड़ों से इस CO2 गैस को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फेफड़े हैं ये भी एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा आपका यकृत। बेटा यकृत एक अंग है, एक ग्रंथि है। अब यकृत जो है, लीवर जो है, ये लीवर उत्सर्जी अंग के रूप में कैसे कार्य करती है? देखो बेटा, मनुष्य की जो बॉडी है उसमें अतिरिक्त अमीनो अम्ल की मात्रा हो जाती है, तो यह अतिरिक्त अमीनो अम्ल को अमोनिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लीवर सेल्स के द्वारा। लीवर जो सेल्स हैं वो अतिरिक्त अमीनो अम्ल को अमोनिया में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस अमोनिया को, अमोनिया चूंकि हानिकारक पदार्थ है, एक यानी विषैला पदार्थ है, तो इस विषैले पदार्थ को ऑर्निथीन चक्र की सहायता से कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस यूरिया को जो अपशिष्ट पदार्थ है, इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरह से
आपके जो मानव के अन्य उत्सर्जी अंग हैं वो 3 हो गए। पहला अंग था आपका त्वचा, दूसरा जो अंग है वो अंग कौन सा हो गया बेटा आपका फेफड़े, और तीसरा कौन सा हो गया बेटा आपका यानी कि यकृत। तो ये 3 अंग हैं, ये मानव में अन्य उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं।